दोस्तों आज 25 नवंबर है और आइए इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर लें। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है यूनिसेफ स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 SOWC 2024। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो यूनिसेफ के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो पहला पॉइंट यही बन जाता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 SOWC 2024 जारी किया, जो वर्ष 2050 तक बच्चों को आकार देने वाले शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की जांच करती है। तो SOWC 2024 क्या है? तो वर्ष 2050 तक बच्चों को आकार देने वाली शक्तियों एवं प्रवृत्तियों की जांच करती है SOWC 2024 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या है? तो रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक बच्चों के जीवन को आकार देने वाली तीन प्रमुख प्रवृत्तियों जनसांख्यिकी बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में जनसांख्यिकी बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला गया है। अब आगे बात कर ले इस रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 मिलियन पर स्थिर होने की उम्मीद है। 2050 तक जो बाल जनसंख्या है, बच्चों की जनसंख्या, वो स्थिर हो जाएगी 2.3 बिलियन 230 करोड़ पर। 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 बिलियन होगी और ये स्थिर हो जाएगी। हालांकि अभी के अनुसार ये दक्षिण एशिया, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो जो है वहां पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका, ये तीन जगहों पर में बाल जनसंख्या बढ़ेगी, अभी के अनुसार बढ़ेगी। SOWC रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2050 तक भारत में सबसे अधिक बाल जनसंख्या होने का अनुमान है। सबसे अधिक बाल जनसंख्या कहाँ होगी? 230 बिलियन पर स्थिर हो जाएगी और 2.3 बिलियन पर स्थिर हो जाएगी। और ये सबसे अधिक जनसंख्या 2.3 बिलियन में भारत में होगी। कितनी होगी? जो लगभग 350 मिलियन या 35 करोड़ होगी और ये विश्व बाल जनसंख्या के लगभग 15% होगा। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक सबसे ज्यादा बाल जनसंख्या भारत में होगी। तो इस बारे में आगे जान लेते हैं कि और किस देश में सर्वाधिक बाल जनसंख्या होगी। तो अनुमान है कि भारत के बाद में चीन, नाइजीरिया तथा पाकिस्तान में विश्व की 1/3 से अधिक बाल जनसंख्या होगी। मतलब 3 में से 1 जो बच्चे होंगे 2050 में वे भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान 4 देशों में होंगे वर्ल्ड में। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये याद रखने वाला है और इसको नोट करने वाला भी है कि बाल जलवायु जोखिम सूचकांक, चाइल्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है, जो जलवायु संबंधी खतरों के प्रति उच्च जोखिम को दर्शाता है। इस बार एक बार और ये इंपॉर्टेंट है, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक में CCRI में भारत 163 देशों में 26वें स्थान पर है, जो जलवायु संबंधी खतरों के प्रति, जो भारत में जलवायु संबंधी खतरों के प्रति उच्च जोखिम को दर्शाता है, बच्चों में उच्च जोखिम को दर्शाता है। और भारत का रैंकिंग 163 देशों में 26वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया? यहां इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस डिक्शनरी का, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया। तो और भी डिक्शनरी हो सकते हैं, और भी मैगजीन्स हो सकते हैं जिसके वर्ड ऑफ द ईयर होंगे जो अलग होंगे। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर। तो मैनिफेस्ट शब्द को, मैनिफेस्ट जो शब्द है, इसको कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर खिताब दिया गया है।
तो प्रकटीकरण की विवादास्पद वैश्विक प्रवृत्ति ने मैनिफेस्ट शब्द को 2024 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दिलाया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट पर इस शब्द को लगभग 1,30,000 बार खोजा गया, जिससे यह इस वर्ष का सबसे अधिक देखे जाने वाले शब्दों में से एक बन गया। सबसे अधिक दिखाया जाने वाला शब्द नहीं है, सबसे अधिक देखे जाने वाले शब्दों में से एक है। तो वर्ड ऑफ द ईयर के लिए सिर्फ उसका जो सर्च होता है कि सबसे ज्यादा सर्च किस वर्ड को किया गया, वही नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और इस आधार पर मैनिफेस्ट शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब इस वर्ष दिया है। आज का थर्ड क्वेश्चन है, प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है, या प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका उत्तर वेव्स। प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम वेव्स है। इस बारे में जान लेते हैं। गोवा में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के उद्घाटन समारोह में प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया। तो गोवा में IFFI भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण हुआ? तो 55वां संस्करण हुआ। एक क्वेश्चन ये हुआ, और ये जो क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, तो वेब्स है। ये दो क्वेश्चन इससे होते हैं। इसका उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। अब बात कर लेते हैं महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप की, जिसमें भारत ने विजेता की ट्रॉफी जीती, और इसका फाइनल और टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत ने बुधवार 20 नवंबर को राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चीन को 1-0 से हराकर लगातार दूसरी बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो भारत ने चीन को हराया। किसको हराया? चीन को फाइनल में हराया, 1-0 से हराया, और लगातार दूसरी बार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। मतलब पिछले बार भी भारत ही विजेता था। फाइनल के तीसरे क्वार्टर के पहले मिनट में दीपिका ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर एकमात्र गोल किया, फाइनल का एकमात्र गोल किया। तो यहाँ 2 पॉइंट है। भारत जीता। फाइनल में कौन पहुंचा था? तो चीन पहुंचा था। फाइनल में गोल किसने किया? तो दीपिका ने किया भारत की तरफ से, और यही एकमात्र गोल था जिससे भारत जीता। तो भारत का इस टूर्नामेंट में यह तीसरा खिताबी जीत है। इससे पहले भारत ने 2016 में चीन को सिंगापुर में, तब पिछले वर्ष 2023 में जापान को रांची में हराकर यह खिताब जीता था। तो यहां हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि लगातार दूसरी बार, तो 2023 में भी जीता था, रांची में जीता था जापान को हराकर, और उससे पहले 2016 में भारत ने जीता था चीन को सिंगापुर में हराकर। अब आगे बात कर लेते हैं। भारत ने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले और सभी में जीत हासिल की, मतलब इसका जीत का प्रतिशत 100% रहा। भारत की दीपिका ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक 11 गोल किए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किसने किए? दीपिका ने किए, सर्वाधिक 11 गोल। फाइनल में भी उन्होंने ही गोल किया, और उन्हें टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। चीन की तान जिनजुआंग ने टूर्नामेंट में 7 गोल किए, और वे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी घोषित की गई। चीन की तान जिनजुआंग ने टूर्नामेंट में 7 गोल किए, और वे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी घोषित की गई। बुधवार को ही जापान ने मलेशिया को हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो जापान 3rd, मलेशिया 4th, और दक्षिण कोरिया की टीम 5वीं और थाईलैंड की टीम 6वें और अंतिम स्थान पर रही। मतलब टोटल 6 टीमों ने भाग लिया, और 6 टीमों के नाम है भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड। तो इस तरह से ये किस पोजीशन पर कौन सी टीम रही, ये भी स्पष्ट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 2010 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, और दक्षिण कोरिया शुरुआती चैंपियन था। दक्षिण कोरिया अभी तक 3 बार चैंपियन रह चुका है, जापान 2 बार रह चुका है, और हम लोगों ने चर्चा किया कि भारत 3 बार रह चुका है। और आश्चर्यजनक रूप से चीन ने अभी तक महिला एशियन चैंपियनशिप
हॉकी का खिताब कभी नहीं जीता है, एक भी बार नहीं जीता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले वर्ष यानी 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYG का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में किया जाएगा। राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन के पश्चात बिहार अगले वर्ष अप्रैल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की KIYG 2025 की मेजबानी करेगा। अब ये है कि बिहार मेजबानी करेगा, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि ये राजगीर में होगा, पटना में होगा या कहां पर होगा। अभी स्थल का चयन नहीं किया गया है, शहर का चयन नहीं किया गया, बस बिहार को मेजबानी दिया गया है। जब स्थल का चयन हो जाएगा तो उस बारे में आगे की वीडियोज में बताया जाएगा। पिछले साल दिल्ली में पहली बार आयोजित किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन भी बिहार में किया जाएगा। मतलब दिल्ली में पहली बार पिछले साल आयोजन किया गया खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, अब दूसरा जो है वो बिहार में आयोजित किया जाएगा। पहली बार दोनों का आयोजन एक जगह पर किया जाएगा, साथ साथ किया जाएगा, ओलंपिक की तर्ज पर किया जाएगा। मतलब बिहार अगले साल खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बीच में 10 से 15 दिनों का अंतर होगा। ये इंपॉर्टेंट कि अगले साल बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग अंतरिक्ष के बारे में। तो WO8G64 ये है क्या? तो खगोलविदों ने हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी, आकाश गंगा जो गैलेक्सी है जिसको नाम दिया गया है मिल्की वे, हमारी आकाश गंगा जो है उसको मिल्की वे नाम दिया गया है, दुग्ध मेखला नाम दिया गया है। उसके बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है। तो हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के बाहर के किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया गया है। इस तारे को WO864 नाम दिया गया है। तो आकाश गंगा के बाहर का कौन सा तारा है जिसका विस्तृत चित्र प्राप्त किया गया है? तो उसका उत्तर है WO8G64। इस तारे का विस्तृत चित्रण यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हुए चिल्ली में प्राप्त किया गया है। यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर VLTI का उपयोग करते हुए चिल्ली में प्राप्त किया गया है यह विस्तृत चित्रण। WO8G64 तारा लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में पृथ्वी से 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। मतलब प्रकाश का एक वर्ष में जो गति होगा उससे 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित है और इम्पोर्टेंट है। भारत की किस सरकारी कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया? तो कोल इंडिया को। भारत की किस सरकारी कंपनी को प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया? तो कोल इंडिया को। कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित श्रेणी से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार थैलेसेमिया बाल योजना के लिए दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि कोल इंडिया लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड दिया गया और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित श्रेणी से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिए जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार थैलेसेमिया बाल योजना के लिए दिए गए हैं। एक बात और है, थैलेसेमिया जो है वो पहले भी हम लोग एक वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि बिहार सरकार ने जो है CMC वेल्लोर के साथ मिलकर एक MOU पर साइन किया था जिसमें थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को इलाज किया जाएगा। MOU किया गया था बिहार सरकार और CMC वेल्लोर के बीच थैलेसेमिया पीड़ित निर्धन बच्चों के इलाज के लिए।